वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर से यानी कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में इन टॉपिक्स से इन दर्पणों के बारे में पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्पणों से संबंधित एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्या कि किसी वस्तु को यदि, यहां क्या क्या लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को, प्रश्न क्या हो गया, यदि किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर, दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। उसका प्रतिबिंब, ध्यान से देख लेना, आर्मी वाले देख लेना ध्यान से, नेवी वाले देख लेना ध्यान से, एसएससी वाले देख लेना, रेलवे वाले देख लेना। ऐसे यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। प्रश्न नंबर 1 हो गया। तो वह कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, पूछ रहा हूं आप लोगों से, अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल, उपरोक्त सभी। ध्यान में रखना, इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? बहुत बार प्रश्न आता है। तो क्या आंसर होगा इसका? आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण रॉन्ग आंसर, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखना, सीधी सी बात है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। तो वह कौन सा दर्पण होगा? उसका आंसर आएगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण आंसर। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं उत्तर इसके आंसर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तल दर्पण, याद रखना। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को, सेम वही लैंग्वेज, यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है और सीधा बनता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। यह ऊपर वाली लैंग्वेज सेम, और छोटे की जगह क्या आ जाएगा? बड़ा होता जाता है, वह सीधा होता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो आप इसका आंसर बताएंगे, चेंज हो जाएगा आंसर। छोटे के स्थान पर अगर यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, वह सीधा बनता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वह दर्पण कौन सा होगा? तो आप याद रखेंगे, वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण कई बार इंग्लिश में भी लिखा हुआ जाता है, तो उत्तल दर्पण को इंग्लिश में अपन कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर यानी कि ऑप्शन में यह कॉनकेव जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है, कॉनकेव दर्पण। तो क्या आंसर होगा? कॉनकेव दर्पण होगा। ये ध्यान में रखना कि अगर यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर लेते जाते हैं, दूर ले जाया जाता है उसको, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है? वह कैसा होगा? बड़ा होता जाता है। वह सीधा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा होता जाता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? यह आप लोगों से पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लैंग्वेज यही रहेगी, यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उसका प्रतिबिंब या उसके आकार में, प्रतिबिंब के आकार में प्रतिबिंब स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता उसके आकार में। तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण। वह कौन सा हो गया? समतल दर्पण। कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी कि
अगर आप लोगों से ऐसे प्रश्न बनता है, यदि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, वह प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण। और दूर ले जाने पर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता जाता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। और अगर दर्पण से दूर ले जाने पर उसके प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा आकार में, तो वह कौन सा दर्पण होगा भाई? समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। ये प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गए आप लोगों के, 3 प्रश्न आप लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। चौथा प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा जाएगा कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों से एक प्रश्न और पूछ ले कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो आप बताएंगे यह प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है, एक बिंदु पर एकत्र करता है, इसलिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न ये है कि अवतल दर्पण जो होते हैं उसको गाड़ी की हेडलाइट में, आप लोगों से पूछ लेते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट में या कार की हेडलाइट में, सर्च लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट बनाने में, तो आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साधनों, वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे भाई अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पणों का भी उपयोग किया जाता है। फिर आप लोगों से कि परावर्तिक सैटेलाइट, दूरदर्शी टेलीस्कोप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? परावर्तिक टेलीस्कोप, दूरदर्शी परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और स्पेशली परवलयिक दर्पण, अगर उसमें चूज किया जाए तो परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परावर्तक टेलीस्कोप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? परवलयिक दर्पण है, एक तरह से अवतल दर्पण है, परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सैटेलाइट डिश जो होता है अपना, जो सैटेलाइट डिश है किसके समान कार्य करता है? सैटेलाइट डिश जो है एक तरह से अवतल दर्पण के समान कार्य करता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। सैटेलाइट डिश भी किस दर्पण के समान कार्य करता है? अवतल दर्पण के समान कार्य करता है। सोलर कुकर अवतल दर्पण, सर्च लाइट अवतल दर्पण, वाहनों की हेडलाइट अवतल दर्पण में, और परावर्तक टेलीस्कोप अवतल दर्पण में, सैटेलाइट डिश में अवतल दर्पण उपयोग में किया जाता है। और शेविंग दर्पणों के रूप में, सेविंग दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, सेविंग दर्पणों में भी किसका उपयोग किया जाता है? सेविंग दर्पणों के रूप में भी कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, शेविंग दर्पण अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। खूब बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। फिर इसी प्रकार उत्तल दर्पण के उपयोगों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे कि वाहनों के साइड ग्लास का मतलब जो भी आपकी बाइक वगैरह है या फिर 4 व्हीलर जो भी है, उसके साइड में कुछ एक शीशा लगे होते हैं दोनों तरफ है, तो उन शीशों में कौन से दर्पण हैं? तो आप ध्यान में रखेंगे वाहनों के साइड ग्लास, और बीच में भी एक बैक ग्लास जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जिसको काम में लेता है, कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। साइड ग्लास के रूप में उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे आजकल जो एटीएम मशीन है, एटीएम मशीनों में के पास भी इस प्रकार के दर्पण लगे हुए हैं। एटीएम मशीनों के पास कौन से दर्पण लगे हुए हैं? तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण लगे हुए हैं। कौन से दर्पण लगे हुए हैं? उत्तल दर्पण लगे हुए हैं। वाहनों के साइड ग्लास में भी उत्तल दर्पण और एटीएम मशीनों में भी उत्तल दर्पण
लगे होते हैं। तो फिर नेक्स्ट, परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। परावर्तक रोड सड़कों पर जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर लाइट, ठीक है, परावर्तक लैंप जो होते हैं उनमें किनका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। परावर्तक लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। यहां से एक प्रश्न और बनता है एग्जाम में, कौन सा? देखिए कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी के जाड़ में दर्द हो रहा है, किसी के दांत में दर्द हो रहा है, किसी के गले में दर्द हो रहा है, तो दांत का या कान का जो दर्द जो होता है, कान व गले के आंतरिक भागों में दर्द होता है तो जांच करनी पड़ेगी ना। तो कान व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, कान व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए कौन सा दर्पण काम में लेता है? अवतल दर्पण काम में लेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं किससे संबंधित? दर्पणों से संबंधित, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इनमें से प्रश्न बनते हैं। अब आप लोग कुछ ज्यादा रीड करना चाहते हैं, थोड़ी सी और मैं बात पूछ लेता हूं कि टैक्सी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टैक्सी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया कि टैक्सी की हेडलाइट में अवतल दर्पणों का ही उपयोग क्यों किया जाता है? हेडलाइट में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप इसलिए बताएंगे कि क्योंकि जो अवतल दर्पण जो होते हैं, अवतल दर्पणों के फोकस बिंदु पर यहां पर कोई बल्ब लगा देंगे, इसका फोकस बिंदु ये है, यहां पर कोई बल्ब लगाता है तो ये जो इनसे बल्ब टकरा करके इनसे समांतर किरणपुंज, प्रकाश का क्या निकालते हैं? वो समांतर किरणपुंज ये निकालते हैं, प्रकाशों का समान तीव्रता का किरणपुंज निकालते हैं। यानी कि अवतल दर्पणों के फोकस बिंदु पर बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, हेडलाइट में जब अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है तो इसको कहां पर प्रतिबिंब लगाया जाता है भाई? फोकस बिंदु पर बल्ब लगाया जाता है। ध्यान में रखना, आप ध्यान में रखेंगे कि टैक्सी की हेडलाइट में अवतल दर्पणों के किस बिंदु पर बल्ब लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे किस स्थान पर बल्ब लगाया जाता है, तो आंसर बताएंगे फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर जब इसके बल्ब लगाते हैं, पीछे अवतल दर्पण होता है और इसके फोकस बिंदु पर बल्ब लगा देंगे तो इस बल्ब से जो लाइट आएगी उस वह है अवतल दर्पण से टकराकर एक समांतर लाइट, आप देखेंगे लाइट एकदम सीधी जाती है आगे, तो वह समांतर किरणें यह निकालता है। इसलिए बल्ब कहां पर लगाया जाता है? अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के किस भाग पर, किस बिंदु पर? तो आप बताएंगे फोकस बिंदु पर बल्ब लगाया जाता है, जिससे समांतर किरण पुंजें निकलती हैं। इसलिए हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है कि नाक, कान व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न पूछ ले कि नाक, कान व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए, नाक के लिए और गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए दांत के दर्द, दांत आदि को, मुंह में आदि का जो दांत आदि का दृश्य देखने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? कि जब अवतल दर्पण के इसके ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत बड़ा प्रतिबिंब उस डॉक्टर को दिखाई देता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब दांत और जिस अंग को भी देखना होता है वह दर्पण के ध्रुव है, किसके फोकस बिंदु के बीच में अगर रख देंगे तो उसका बड़ा आकार उस डॉक्टर साहब को दिखाई देता है। इसलिए दांतों की जांच के लिए या नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वाहनों के साइड ग्लास के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण की खास बात यह है कि पहली बात तो इससे उत्तल दर्पण में आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात,
उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टिप्रास, पीछे की एरिया बहुत कम क्षेत्र में इससे देखा जा सकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र, पीछे का बहुत बड़ा एरिया जो होता है ना, वह इस उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। यानी कि इसका दृष्टिप्रास, एग्जाम में क्या लिखा होता है, इसका दृष्टिप्रास बहुत अधिक होता है। ये सही बात है कि भाई वाहनों के साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? तो ऑप्शन आएंगे, इसके आसानी इसको साफ दिखाई देता है, ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन में आप दो बातों को ध्यान रखेंगे कि वो तो एकदम राइट बात है कि इसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा दिखाई देती है वस्तु। जो पीछे से आ रही है वो आपको सीधी दिखाई देगी, गाड़ी उल्टी पे, गाड़ी के टायर ऊपर और ड्राइवर नीचे, ऐसा दिखाई नहीं देगा, सीधा ही दिखाई देगा उत्तल दर्पण में। दूसरी बात क्या है कि इसका दृष्टिप्रास, ये दृष्टिप्रास बहुत अधिक होता है। यानी कि ये पीछे के बहुत एरिया को देख सकते हैं, इसके द्वारा पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें देखा जा सकता है। इसलिए वाहनों के साइड ग्लास के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीनों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए ही किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं उत्तल दर्पण से संबंधित और अवतल दर्पण से संबंधित। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी क्लासेज आप लोगों तक पहुंचा सकें और आप लोगों को लक्ष्य तक ले जा सकें। धन्यवाद।